शानदार स्पीच गवर्नर साहब की, और जो एंडिंग वर्ड्स थे उनके, इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू विल फाइंड अ वे टू योर गोल। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं और आरबीआई डिटर्मिन्ड है ग्रोथ और महंगाई में महंगाई को काबू करना बिना कॉम्प्रोमाइज़ करने ग्रोथ में, इनफैक्ट ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर कंप्लीटली डिटर्मिन्ड। हमारे साथ फुल पैनल हमारा जुड़ चुका है। सचिन नाथ जी यूग्रो कैपिटल के एमडी एंड सीईओ, हमारे साथ डॉक्टर सुशील सिन्हा भी हैं इकोनॉमिस्ट, और संदीप यादव डीएसपी के साथ। इनसे पहले हमारे साथ नीलेश भाई हैं, हमारे साथ गरिमा हैं और शुक्ला जी हैं। लेकिन सचिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। ये जो वैसे तो पॉलिसी काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड और डविश दिखाई दी हमें, आपने इस पॉलिसी में से क्या खास बात निकाली? और सबसे बड़ी बात, हालांकि छोटा कट है लेकिन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में 5.2 से कमी करके 5.1 कर दिया। क्या ये कहना अभी सही होगा कि वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन जीत ली गई है? धन्यवाद अजय जी, मुझे इसके लिए, इसमें लेने के लिए। जहां तक मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो पॉलिसी रेट के थ्रू, और दूसरा सप्लाई साइड बढ़ाने में। जनरली हमने ये देखा है कि अक्रॉस द मार्केट इंटरेस्ट रेट अब बहुत ज्यादा कारगर नहीं रहा है इन्फ्लेशन रोकने में। तो आरबीआई ने जो एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेट हाइक किए, और उसके बाद जो पॉज किया, और जो सप्लाई साइड इससे इंक्रीज हो रही है, मुझको लगता है कि हम 2 क्वार्टर में इन्फ्लेशन पे टारगेटेड बैंड के अंदर आ जाएंगे। सो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ड्राइवर होगी हमारी इकोनॉमी की, जिससे बहुत महंगाई में भी रोक आएगी और ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल अब हॉल्ट पे आ गया है। मिस्टर के नज़रिए से अगर हम सुने, अगर आपकी बात जानना चाहें, आपने क्या खास बातें, 2-3 बातें सुनी आज गवर्नर साहब की कमेंट्री से? डॉक्टर सिन्हा। देखिए, जहां तक रेट का सवाल है, वो उम्मीद के अनुरूप ही रहा, क्योंकि पॉलिसी रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जहां तक इकोनॉमी के आकलन का सवाल है, अगर आप जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट देखें, वो भी तकरीबन 6.5% के आसपास ही रहा, 6.5% पे ही बना रहा। हाँ, इन्फ्लेशन का जो उनका अनुमान था 5.2% का, उसको उन्होंने रिवाइज करके 5.1% किया है। पिछले 2 महीने में जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं, अगर आप उन पे नजर डालें, और खास करके जिस हिसाब से इस बार जो रबी प्रोडक्शन की उम्मीद रही है, जो थर्ड एस्टिमेट है वो कह रहा है कि रफली अराउंड 330 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स का उत्पाद हुआ है। तो इन सब चीजों को अगर आप मद्देनजर देखें, और साथ में अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जिस हिसाब से स्टेबलाइज हो गए हैं, तो आने वाले समय में अनलेस एंड अनटिल के अगर कुछ नई चीज उभर के आती है, इन्फ्लेशन का ट्रैजेक्टरी जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा। परंतु फिर भी जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, वो अभी भी 5.1% के आसपास है, जो कि टारगेट रेट 4 पॉइंट से अधिक है। तो जो गवर्नर है, उनका अभी भी मानना है कि इन्फ्लेशन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। परंतु साथ ही साथ जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो रेपो रेट की दरों में पहले बढ़ोतरी की गई है, उसका ट्रांसमिशन भी इकोनॉमी में हो रहा है। तो अभी जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, वो कुछ इस किस्म की है जिसमें कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी को वॉच करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर जो है वो ओवरऑल ग्रोथ पे भी पड़ता है। और जहां तक ग्रोथ को सपोर्ट करने का सवाल है, वो भी एक मुद्दा आरबीआई के सामने होता है। तो ये सामंजस्य या तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है आज की पॉलिसी अनाउंसमेंट में। ठीक है, गरिमा, आपके टेकअवेज क्या हैं? आपने मिस्टर गवर्नर को सुना, तो उसके बाद आपने क्या नोटिस किया? ओके, ठीक है। गरिमा से बात नहीं हो पाएगी, तो संदीप जी है। संदीप जी, आपका टेकअवे क्या है? आपने क्या नोट किया सर? नमस्कार। आई थिंक जो मैंने नोट करा है, ये नोट करा है कि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इस पॉलिसी के अंदर। अगर गवर्नर अपना स्टांस चेंज करते, जो कुछ पार्ट ऑफ द मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेंगे, वो नहीं करा है। इनफैक्ट ये पॉलिसी के अंदर कोई भी सरप्राइज नहीं है, एंड कोई सरप्राइज नहीं है वो अच्छी बात है।
इसका मतलब कि गवर्नर अभी डेटा देख रहे हैं, दे विल बी डेटा डिपेंडेंट, वो देखेंगे कैसे इन्फ्लेशन जा रहा है। हालांकि अभी इन्फ्लेशन काफी नीचे होगा और हमारे हिसाब से अगले महीने 4.25 4.5 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से बेस इफेक्ट इन्फ्लेशन का प्ले का 3 महीने में इन्फ्लेशन मोस्ट प्रोबेबली 5% के ऊपर ही रहेगा, और उस हिसाब से अच्छी पॉलिसी है। गवर्नर ने कोई रैश डिसीजन नहीं लिया है, विच एनीवेज कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। ग्लोबली अगर हम देखेंगे, सेंट्रल बैंक थोड़े से हॉकिश मोड में आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, और उस तरीके से गवर्नर ने वो भी उसके बारे में भी बात करी है। और मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है गवर्नर ने जो कि दे माइट एंड अप आफ्टर डेटा अगर थोड़ा सा अलग आता है, दे माइट एंड अप रिग्रेटिंग। तो वो सब नहीं लिया, एंड वही हमारे लिए अच्छी। आई डोंट थिंक गवर्नर ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया जो कि अनएक्सपेक्टेड रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी सी कि इस पॉलिसी के अंदर हुआ है। अ नॉर्मल पॉलिसी इज अ गुड पॉलिसी, एंड ये नॉर्मल पॉलिसी रहेगी। ऑलराइट संदीप, बिल्कुल पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग की बात भी उन्होंने की कि सस्टेन एक्सपेंशन है, इनफैक्ट 31 महीने के हाई लेवल्स पर है। ऑफ कोर्स ऐसे में कौन से की सेक्टर्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, बाजार का जिस पर नजर होगी? सॉरी, ये मेरे लिए? जी संदीप। See, by and large, I would not comment on the sectors. Sector specifically comment नहीं करूंगा, but अगर आप PMI देखेंगे, इंडिया का PMI बहुत रोबस्ट रहा है वीज़ावी ग्लोबल PMI। इनफैक्ट 6 महीने पहले काफी लोग कह रहे थे कि टेलविंड्स आएंगी, ग्रोथ कम रहेगा, बट इंडिया का चाहे आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा PMI या बाकी डेटा देखेंगे, या अगर आप लो फ्रीक्वेंसी डेटा देखेंगे लाइक GDP नंबर्स, वो सारे स्ट्रॉन्ग आए हैं। इनफैक्ट इंडिया PMI और GDP वीज़ावी ग्लोबल डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ कंपेयर करेंगे, इंडिया का ही एक रहा है जो रोबस्ट रहा है। सो सेक्टर्स इसको बताना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि पूरा द होल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी डेटा इज शोइंग रोबस्ट ग्रोथ। मे बी 6 महीने, जैसे कि अगर हम RBI का ग्रोथ प्रोजेक्शन देखेंगे, Q4 ग्रोथ को 5.7% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बोला है उन्होंने, 5.5 के आसपास, और Q1 ग्रोथ जो कि ये क्वार्टर चल रहा है उसका 8% बोला है। सो एक चीज साफ है कि कुछ महीनों के बाद हमें ग्रोथ का प्रॉब्लम्स एटलीस्ट RBI को दिख रहा है, एंड प्रोबेबली होगा, लेकिन ये दिस इज गोइंग टू बी लेसर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग, और हमारा ग्रोथ अभी भी रोबस्ट लग रहा है, एंड आई एम नॉट वरीड टू मच। चलिए एक प्रैक्टिशनर से पूछते हैं। सचिन नाथ जी, आप तो लिस्टेड स्पेस में लेंडिंग फिनटेक चलाते हैं, देश की बहुत ही नामी यूग्रो कैपिटल। ग्रोथ का मामले में आपकी इंक्वायरीज, क्योंकि MSME जो है वो ही कैपिटल स्टार्व्ड होता है, तो MSME लेवल पे किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं? गवर्नर साहब ने काफ़ी सॉलिड क्रेडिट ग्रोथ की बात की, आप कुछ अपना व्यू शेयर करें। बिल्कुल, असल में जब से इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ रहा था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था कि MSME इससे कैसे इफेक्ट होगा। मेरा ये मानना था कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड स्मॉल बिजनेसेस हैं, वही हमारे इकोनॉमी को इस समय ड्राइव कर रहे हैं। हमने देखा है लास्ट करीब 8 या 10 क्वार्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ और डिमांड है वो हमेशा हमारी सप्लाई साइड से ज्यादा है, या जिसका मतलब ये है कि एक तरफ इन्फ्लेशन रेट साइकिल बढ़ रहा था, बट बोथ सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSME में क्रेडिट डिमांड बहुत ही जबरदस्त रही है। जो अभी हम देख रहे हैं, जितनी हमारी डिमांड आ रही है, मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट पूरे साल या 1.5-2 साल में आप हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे MSME में, और उसके बहुत सारे रीजन है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो ये डेटा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है डिजिटल इंडिया का, वो लेंडर्स को MSME एसेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव हुई है। शायद आपने ध्यान दिया होगा, गवर्नर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कमेंट किया कि अब जो है उन्होंने यूएस के कंपैरिजन में बोला कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग, NBFC और कोऑपरेटिव बैंक, उसमें RBI ना रूट कॉज खोज के सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट कर रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। सो सिम्प्टोमेटिक कि अब कोई फेल हो गया तो उसको ठीक करना है, क्या करना है। तो जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो क्रेडिट ग्रोथ है और जो प्रॉफिट जनरेशन और प्रोविजनिंग है, वो इतनी अच्छी है इस समय कि ये आप देखेंगे कि नेक्स्ट आने वाले साल 1.5 साल में MSME क्रेडिट ग्रोथ को मल्टीपल फोल्ड इंप्रूव करेगा। दूसरा एक ये जो मिथ है
कि एमएसएमई क्रेडिट या एमएसएमई बिजनेस बहुत ही रिस्की है, ये बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव हो रहा है। जो कंज्यूमर क्रेडिट में आपने 10 साल का जो पूरे डिकेड और दशक में जो ग्रोथ देखी है, आने वाले दशक में आप एमएसएमई में देखेंगे, और ये एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वो इंक्रीज करेगा एवरी पासिंग ईयर। क्वेश्चन सचिदानंद जी, ये बताइए कि इनफैक्ट मैं पूछूंगा यादव साहब से कब ये मानना शुरू करेगा अभी कि रेट कट साइकिल, बट फिर भी मैं कंजर्वेटिवली अगर 6 से 8 महीने के बाद अगर रेट कट साइकिल स्टार्ट होता है तो जो आपकी जो डिमांड है जो ऑलरेडी काफ़ी हेल्दी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आएगा, आप पास ऑन कर पाएंगे, तब ग्रोथ का क्या होगा? सचिन जी। या देखिए, मेरे हिसाब से जब अभी जो ट्रांसमिशन है जो पिछले रेट हाइक का, वो अभी चल रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमेशा जब भी हाइक और रिडक्शन एक 3 क्वार्टर के लैग इफेक्ट से चलता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि 3rd क्वार्टर तक रेट कट होना स्टार्ट हो जाएगा जब इन्फ्लेशन थोड़ा और कंट्रोल आएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली एनबीएफसी, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज पहला इसका जो बेनिफिट आता है वो इंस्टीट्यूशन को आता है, एंड उसकी वजह से उनकी एबिलिटी टू टेक रिस्क बढ़ेगी, जो ऑटोमेटिकली कस्टमर को हेल्प करेगी। बिकॉज पिछले 6-8 महीने में कम से कम 100 बेसिस से 150 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन हमने किया है अपने कस्टमर के लिए। जब ये रिवर्स ट्रांसमिशन होगा, इसका मतलब कि हर छोटा व्यापारी ज्यादा लोन ले पाएगा क्योंकि उसकी ईएमआई कम हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि इससे क्रेडिट डिमांड और बढ़ेगी और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट घटना शुरू हो जाएगा रेट रिडक्शन साइकिल से। ठीक है, मैं और मेहमानों पे जाऊं उससे पहले आपको जरा मार्केट्स के बारे में बताता हूं। बैंक निफ्टी ने आज ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दिया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और ये ऑलमोस्ट अब डेज हाई पे भी काम कर रहा है। हालांकि निफ्टी भी डेज हाई पे ही है, लेकिन परसेंटेज में बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर है। बैंक निफ्टी अगर आज 44,500 को लगा देगा तो नया ऑल टाइम हाई फिर से लगा देगा, तो इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 887 है पुराना नंबर, और इस समय जो चल रहा है वो करीब 750 के आसपास चल रहा है। डॉक्टर सिन्हा, एक चीज़ आपसे और पता करनी है। अब मिस्टर गवर्नर ने कहा है कि फॉरेक्स को लेकर हम काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छा है, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। दूसरा, वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स की हालात सुधरे हैं। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो इससे थोड़ा कनेक्टेड है वो एफडीआई और एफआईज के इनफ्लो को लेकर बोला है। मैं इन तीनों में से चुनता हूँ सर, फॉरेक्स को और एफडीआई और एफआईज को। आपको लगता है स्थिति बेहतर बनी रहेगी फॉरेक्स और एफडीआई और एफआईज की? देखिए, जहां तक एफडीआई का सवाल है, एफडीआई ऑब्वियसली कम्स फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि देश के इकोनॉमी जो है उसमें स्टेबिलिटी कितनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, ये तमाम चीजें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होती है उनके लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट के भाई अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो यहाँ पे जैसा हमने कुछ है कि पीएलआई स्कीम जो 14 सेक्टरों के लिए इंप्लीमेंट की गई थी, वो सारे सेक्टरों में उतनी कामयाब नहीं हो पा रही है, लेकिन जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, इन जो सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि एफडीआई जरूर आ रही है। बट अगर आप ओवरऑल नजर डालें तो हिस्टोरिकली एफडीआई का जो इनफ्लो है वो ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर में ही रहा है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है, बट सफलता कितनी मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। परंतु एफडीआई जो है इस समय इसलिए भी इंडिया में रोबस्ट रहेगी क्योंकि अगर आप तमाम देशों की तरफ नजर डालें तो जिस हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रोथ 23 में आया और एक्सपेक्टेड है 24 में, वी विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये तमाम चीजें जो है एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगी। रही बात एफआईआई इनफ्लो की, तो एफआईआई इनफ्लो भी जो है वो कहीं ना कहीं रिटर्न्स ढूंढता है, और अगर जीडीपी ग्रोथ ठीक है तो जाहिर सी बात है कि इंडियन स्टॉक्स जो हैं वो भी ठीक ठाक रिटर्न देंगे। तो एफआईआई इनफ्लो जो है वो भी मेरी समझ से तमाम जो और डेवलपमेंट्स हैं उन सब के को मद्देनजर रखते हुए भी मेरी समझ से ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। तो
अगर एफडीआई एफआईआई इनफ्लो ठीक है, अगर हमारे जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है, परंतु अगर सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट जो है वो रोबस्ट रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर मेरी समझ से बहुत ज्यादा प्रेशर आने की संभावना नहीं है, जैसा कि हमने इमीडिएटली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद देखा था। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे, और करंट अकाउंट भी जो हमारी उम्मीद है वो इस साल जो है पिछले साल की तरह ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। आई मीन नॉट लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर। तो ऐसी स्थिति में जो है रुपये में भी स्टेबिलिटी बने रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सेप्ट मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई और प्रेशर पॉइंट्स हैं। ओके, ऑलराइट। संदीप, क्योंकि वर्ल्ड ओवर बैंकर्स जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच एक तालमेल बिठाने की, और हमारे यहाँ तो ग्रोथ भी सुपर्ब है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है। इस बार तो गवर्नर साहब ने ग्लोबल रिसेशन फियर्स की भी कोई बात नहीं की, और लेकिन एल नीनो को, मॉनसून को वहाँ थोड़ा सा ज़रूर मॉनिटरेबल कहा। अगर ये सारी एक पॉजिटिव कॉमेंट्री आई है, एक अगर एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए, या फिर इस बचे साल के लिए अब निफ्टी, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होते हैं, मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल सकता है? मैं निफ्टी बैंक लेवल्स के नहीं बता सकता क्योंकि मैं डेट फंड्स मैनेज करता हूं, बट बाय एंड लार्ज जस्ट टू गिव यू अ सेंस, व्हाइल गवर्नर ने काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है बी इट अबाउट ग्रोथ और इन्फ्लेशन, बट दो चीजें होंगी जो गवर्नर के डिसीजन फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर गवर्न करेंगे। फर्स्ट है, इंडिया के अंदर वाइल इन्फ्लेशन अभी लो है, बट इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करने के लिए, जो आरबीआई ने खुद 4-5 साल पहले बोला था कि वो खुद भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि 50% जो इंडिया का इन्फ्लेशन बास्केट है फूड में है। अगर एल नीनो लेट से आ जाता है, या अगर वेजिटेबल क्रॉप खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फूड सडनली इंडिया में स्पाइक अप कर जाता है। तो आरबीआई इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेगा अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे भी लग रहा है, जब तक वो कॉन्क्रीट रीजंस नहीं देखते, और अभी कॉन्क्रीट रीजन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 3-4 महीने बाद इन्फ्लेशन 5% के ऊपर आएगा बेस इफेक्ट के कारण itself। ऑन द सेकेंड पार्ट विच इज ग्लोबल एंड एब्सोल्युटली राइट, जैसे पैनलिस्ट ने कहा, जो फॉरेक्स के फियर्स से वो अब चले गए हैं। इंडिया का अगर आप करेंसी देखेंगे, काफी वैल्यूएशन बहुत हाई था कुछ महीने पहले, जो REER के हिसाब से देखते हैं, तो इंडिया में हर एक 4-5 साल में करेंसी रीसेट होता है। 2018 में हमने देखा, 2013 में देखा, और हमने 2022 में देखा है। तो एफएक्स का अभी कंसर्न नहीं है, बट आरबीआई ने नॉनदलेस पिछले 1 साल में जो यूएस फेड, जो बाकी सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, उनके साथ तालमेल और लेट्स से स्टेप टू स्टेप वॉक करके उन्होंने अपने एक्शंस लिए हैं। और जब तक हम ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का थोड़ा सा डविशनेस नहीं देखेंगे, एक्सप्लिसिट डविशनेस, तब तक अनलाइकली है कि रेट कट्स भी स्पेसिफिकली होंगे। तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी में डायरेक्ट कोई डविशनेस का इम्पैक्ट इतनी जल्दी आने वाला है, जब तक हम मे बी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स या इन्फ्लेशन वरीज पीछे नहीं चले। राइट, ऑलराइट। इसके साथ हमारे स्पेशल पॉलिसी कवरेज के समाप्ति का समय हो गए। यादव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सिन्हा साहब आपका भी, सचिंदा जी एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, गरिमा, नीलेश भाई एंड ऑफ कोर्स शैलेंद्र सक्सेना। आपको बाजार को हम बहुत ही मजबूती के साथ छोड़े जा रहे हैं। सिर्फ 50-60 पॉइंट न्यू ऑल टाइम हाई बैंक का रह गया है, लेकिन वो तो ट्रैक करना आजकल फिजूल है, क्योंकि रोज ही न्यू ऑल टाइम हाई बन रहा है। इंतजार हमें निफ्टी के ऑल टाइम हाई बनने का है, वहाँ क्रॉस वो अभी 160-70 पॉइंट दूर है, वहाँ बना के रखिए अपनी नज़र। लेकिन बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में मामूली कटौती जो की है, उससे भी बाजार का मूड सुधरता हुआ नजर आ रहा है। देखते रहिए 18 स्वदेश, और न्यूज़ एंड अपडेट और एनालिसिस और स्टॉक पिक्स के लिए आपके साथ वापस जुड़ेंगे दोपहर में क्लोजिंग ट्रेड में। धन्यवाद।